नहीं होती तो मैं कभी उस इंसान से शादी नहीं करती। खैर छोड़िए वो बात। अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ ना, वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जानते हैं, जब मैं शादी की रात पहली बार विक्रम के कमरे में आई तो मैंने देखा कि विक्रम एक बेड पर किसी मुर्दे की तरह लेटा हुआ था और बेड के पास एक व्हीलचेयर पड़ी हुई थी। ये सब देख अपनी किस्मत को कोस ही रही थी कि तभी यहाँ आओ मेरे पास। किसी बेजान से शरीर से निकल रही इतनी रौबदार आवाज सुनकर मैं दंग रह गई। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसने मुझे खींचते हुए अपनी बाहों में भर लिया। मैं हैरान थी कि इस बीमार शरीर में इतनी ताकत कैसे है। अगले ही पल विक्रम मुझे किस करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी, मैं सन्न रह गई। उसका चेहरा कहीं से भी डरावना नहीं बल्कि बेहद खूबसूरत था। अभी मैं कुछ समझ पाती कि उसके पहले ये क्या कर रहे हो तुम? इस राज को राज ही रहने देते हैं। विक्रम मेरे गले के पास अपना चेहरा ले जाता है और फिर नहीं! मेरी चीख निकल गई और उस बेड की चादर खून से लाल हो जाती है। क्या किया विक्रम ने मेरे साथ? विक्रम कौन सा राज छुपाना चाहता था? उसका चेहरा बिल्कुल ठीक तो था, तो लोग उसके चेहरे को देखकर डरते क्यों थे? क्या वो विक्रम ही था मेरे साथ कमरे में या कोई और? मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। अरे जिसकी शक्ल देख के लोग दिन में बेहोश हो जाते हैं, आप चाहते कि उस शक्ल में पूरी लाइफ देखूं? चाहे मैं जीऊं या मरूं, उस शैतान जैसे दिखने वाले इंसान से मैं शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद बिल्कुल नहीं करूंगी। आरोही के पिता ने दिल्ली के रईस खानदानों में से एक रायजादा खानदान तक अपनी पहुंच बनाने के लिए आरोही की शादी रायजादा खानदान के इकलौते वारिस विक्रम रायजादा से तय कर दी थी, वो भी आरोही से बिना पूछे। विक्रम की शख्सियत के बारे में तरह तरह की बातें होती थी। कोई कहता था कि उसकी शक्ल शैतान की शक्ल जैसी है, तो कोई कहता था कि विक्रम लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है और बस चंद दिनों का ही मेहमान है। लेकिन विक्रम के बारे में हकीकत में कुछ और ही था, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। आरोही को समझ आ गया था कि उसके पिता ने अपने फायदे के लिए उसका सौदा करने का फैसला कर लिया है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही बाप है जो उसके पैदा होने पर खुशी से झूम उठा था। आरोही, उसकी मां और महेश्वर एक छोटा और खुशहाल सा परिवार थे। लेकिन लगभग 14 साल पहले महेश्वर सुधा से मिला और प्यार में पड़ गया। उसी प्यार का नतीजा अनन्या थी। आरोही की सगी मां वो सदमा सह नहीं पाई और उसने अपनी सुध खो दी। उसके बाद तो महेश्वर जैसे एक दूसरा आदमी बन चुका था। उसका सारा ध्यान, समय और प्यार सुधा और अनन्या का था। आरोही के लिए उसके पास थी तो बस नफरत, धुतकारी और पिटाई। महेश्वर आरोही के साथ ऐसा बर्ताव करता था जैसा कोई जानवरों के साथ भी ना करे। आरोही के लिए महेश्वर बहुत पहले ही मर चुका था, इसलिए वो उसके सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। देख बेटा, तू हमें गलत समझ रही है। दरअसल रायजादा खानदान से विक्रम का रिश्ता अनन्या के लिए आया था, पर घर पे बड़ी बेटी जब कुंवारी बैठी हो तो छोटी बेटी का हाथ कैसे पीला कर सकते हैं। इसीलिए हमने तुम्हारा रिश्ता विक्रम के साथ तय कर दिया। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें नाराज होने की क्या बात है, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अरे रायजादा खानदान की बहू बनने का सौभाग्य तो खुशकिस्मती से मिलता है। तुम्हारे तो भाग खुल गए। मैंने कहा ना, मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। इससे बेहतर रिश्ता तुझे नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है मैं कुछ समझती नहीं हूँ? अरे आप लोगों को रायजादा परिवार के तलवे चाटने का मौका चाहिए, लेकिन अपनी लाडली अनन्या की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते, तो मुझे बलि का बकरा बना दिया। अगर ये रिश्ता लाखों में एक है तो करा दीजिए अनन्या की उस बदसूरत विक्रम से शादी। क्योंकि यही सच था। अनन्या के लिए रायजादा खानदान से रिश्ता आया था, ये सुनकर सुधा और महेश्वर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो दोनों ही रायजादा खानदान से जुड़ना चाहते थे।
लेकिन विक्रम जैसे अपाहिज और कुरूप इंसान के साथ अपनी बेटी अनन्या का रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते थे। हालांकि उन्हें भी ये पता था कि रायजादा खानदान का समधी बनना मतलब लॉटरी हाथ लग जाने जैसा था, इसलिए वो लोग ये रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। तभी सुधा के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अनन्या की जगह आरोही के रिश्ते का प्रस्ताव रख दिया। देख बेटा, हम तो बस इतना चाहते हैं कि तेरा रिश्ता रायजादा खानदान में हो जाए ताकि आगे की जिंदगी तुम्हारी अच्छी हो। प्लीज, आपको मेरी कितनी फिक्र है मुझे पता है। सो प्लीज ये नाटक बंद कीजिए। और मैंने कह दिया ना, मैं ये शादी नहीं करूंगी। दैट्स इट। और अगर तुझे अपनी सगी माँ से मिलने का मौका मिले तब भी ये शादी नहीं करेगी? सुधा के पास अपने तुरूप के इक्के का इस्तेमाल करने के अलावा अब कोई चारा नहीं था। उसने आगे कहा, मैं और तुम्हारे पापा जानते हैं कि इस वक्त तुम्हारी माँ कहाँ है। यह सुनकर आरोही स्तब्ध हो गई। उसकी सख्ती जैसे बेबसी में बदल गई। कुछ दिन पहले ही मिली थी वो हमें। सुधा ने आगे बताया और फिर महेश्वर की तरफ देखकर इशारा किया। आरोही ने जल्दी से वो तस्वीरें उठाई और देखने लगी। उसके आंसू जो अब तक उसके साहस के बांध से रुके हुए थे वो छूट गए और बहने लगे। उन तस्वीरों में वाकई में आरोही की सगी मां ही थी जो किसी जगह पर बैठी हुई थी। सालों पहले अपनी सुध खोने के बाद आरोही की मां एक पागल खाने में रहने लगी थी। आरोही उससे मिलने रोज जाया करती थी। ये एक तरीका था जिससे वो अपनी मां के पास रह सकती थी। लेकिन कुछ महीनों पहले आरोही का ये इकलौता सुख भी उससे छिन गया। उसकी मां अचानक कहीं गायब हो गई। वो कहां चली गई थी ये किसी को पता नहीं था। आरोही उसे हर रोज ढूंढती थी पर निराशा ही हाथ लगती। देख आरोही, अगर तुझे अपनी माँ से मिलना है तो इस शादी के लिए हाँ करनी होगी, वरना जिंदगी भर अपनी माँ की शक्ल नहीं देख पाओगी तुम। ये सुनने के बाद आरोही के पास और कोई चारा नहीं बचा था। अपनी माँ के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी, इसलिए उसने रिश्ता मंजूर कर लिया। आरोही और विक्रम दोनों के परिवार को इस शादी की जल्दी थी, इसलिए अगले ही दिन आरोही की विक्रम से शादी रचाई गई। ये शादी रायजादा खानदान में रखी गई किसी भी शादी से बिल्कुल अलग थी। शादी में कुछ गिने चुने मेहमान ही शामिल थे। शादी के मंडप में जब आरोही बैठी थी तब विक्रम वहां व्हील चेयर पर आया था। आरोही ने विक्रम का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन सेहरा पहना होने की वजह से वो विक्रम की शक्ल नहीं देख पाई। वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ मेरे पास आओ। ये आवाज सुनकर आरोही सोचने लगी कि ऐसे बेजान अवस्था में पड़े आदमी की आवाज इतनी करारी कैसे हो सकती थी, और साथ ही साथ उसे यह भी लगा कि ये आवाज उसने पहले कहीं सुनी है। आरोही के नजदीक आते ही विक्रम को एक खास तरह की खुशबू महसूस हुई। इस खुशबू से विक्रम को कुछ याद आने लगा। ये वही खुशबू थी जो उस रात उस होटल इंपीरियल के कमरे में महसूस हुई थी। 2 दिन पहले आरोही का 24वां बर्थडे था और उसकी सौतेली बहन अनन्या ने होटल इंपीरियल के एक कमरे में आरोही को सेलिब्रेशन के लिए बुलाया था। वहां पर अनन्या ने एक ड्रिंक में कुछ मिलाया और आरोही को पकड़ा दिया, जिससे पीते ही आरोही को कुछ अजीब सा लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे उसे होश तो था लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। अनन्या ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कमरे की लाइट्स ऑफ की और आरोही को ऐसी हालत में अकेला छोड़कर चली गई। अब वहां पर पूरी तरह से अंधेरा छा गया था। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आरोही को लग रहा था कि वो आवाज किसी दूसरी दुनिया से आ रही थी। उस आवाज में मानो जहर घुला था। मदद करो। उस नशे की हालत में आरोही सोचने लगी कि वो किस मदद की बात कर रहा था। वो उस परछाई का चेहरा नहीं देख पा रही थी,
पर उसकी पैनी आंखें साफ साफ दिख रही थी। इतने अंधेरे में भी उन आंखों में उसे रूखापन और गर्व साफ साफ दिखा। आरोही को यह समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि पिछली रात उसके साथ उसके जन्मदिन पर जबरदस्ती की गई थी। हालांकि आरोही को पता नहीं था कि उसके कमरे में जो आदमी आया था वो विक्रम ही था, और विक्रम को भी नहीं पता था कि उसकी जिससे मुलाकात हुई थी वो आरोही थी। उल्टा विक्रम को यह गलतफहमी थी कि उसकी अनन्या से मुलाकात हुई थी, और इसकी भी एक वजह थी। होटल इंपीरियल के कमरे में आरोही के बर्थडे की रात को आरोही को नशे वाला ड्रिंक पिलाने के बाद अनन्या को लगा कि अब उसका प्लान कामयाब होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए वो आरोही को होटल में बेहोशी की हालत में छोड़कर वहां से निकल गई थी। दरअसल उसने कुछ गुंडों को आरोही पर हमला करने भेजा था, लेकिन वो गुंडे गलती से किसी और होटल में पहुंच गए थे, और इस तरफ आरोही के कमरे में वो आदमी पहुंचा था जो अब आरोही का पति था, विक्रम रायजादा। अगली सुबह तक आरोही के बारे में कोई खबर नहीं आई तो अनन्या फिर एक बार होटल के उसी कमरे में पहुंची। वो उस अंगूठी की चमक से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। इसे बेचकर तो अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। उसने अंगूठी को हाथ में पहना और वहां से निकलने के लिए जैसे ही मुड़ी कि होटल रूम के दरवाजे पर उसे एक आदमी खड़ा दिखा। तुम वही हो जिन्होंने हमारे मालिक की जान बचाई थी? ये अंगूठी हमारे मालिक विक्रम रायजादा की है। जी जी, हमने ही बचाई थी। विक्रम रायजादा खानदान के इकलौते वारिस हैं। ये अंगूठी हमें दे दीजिए, हम पे भरोसा रखिए, तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। अनन्या को अब जाकर समझ आया कि उसके सामने खड़ा आदमी विक्रम रायजादा का नौकर था। हालांकि इनाम के लालच में आकर अनन्या ने वो अंगूठी उस आदमी को दे दी। अनन्या को इनाम मिला भी, लेकिन पैसे के रूप में नहीं, बल्कि विक्रम रायजादा से शादी के प्रस्ताव के रूप में। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुधा और महेश्वर की लालच की वजह से विक्रम की शादी उसी लड़की से हुई जिसके साथ असल में विक्रम की मुलाकात हुई थी। इसी वजह से आरोही को भी ऐसा लग रहा था जैसे विक्रम की आवाज उससे पहले भी सुनी है। अब जाकर आरोही ने विक्रम का चेहरा देखा और इसी के साथ उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आरोही को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। ऐसा क्या देख लिया था आरोही ने? कैसे बचाई थी आरोही ने विक्रम की जान? क्या वाकई में सुधा और महेश्वर को आरोही की मां का ठिकाना पता था, या फिर उन लोगों ने सिर्फ आरोही की शादी करवाने के लिए झूठ कहा था? क्या अंजाम होगा इस जबरदस्ती की शादी का? अगर मैं आज अपनी माँ से नहीं मिली तो मैं अभी के अभी जाके विक्रम को तलाक दे दूं। तो अपने मन की कर, मैं भी अपने मन की करूंगा। अगर तूने इस दहलीज से कदम बाहर रखा तो तुझे तेरी मां नहीं, उसकी अस्थियां मिलेगी। विक्रम के कमरे की उस लाल रोशनी में जब आरोही ने अपने पति का चेहरा देखा तो वो ऊपर से नीचे तक हिल गई, क्योंकि विक्रम बिल्कुल भी वैसा कुरूप नहीं था जैसा पूरी दुनिया उसके बारे में बोलती थी। उल्टा वो तो बेहद ही खूबसूरत था। इनफैक्ट आरोही ने अपनी जिंदगी में विक्रम से ज्यादा हैंडसम आदमी कोई नहीं देखा था। एक पल को आरोही को लगा कि वो गलत कमरे में आ गई है। विक्रम ने जैसे आरोही के मन की उधेड़ बुन पढ़ ली हो वैसे बोला, चिंता मत करो, तुम बिल्कुल सही कमरे में आई हो, मैं ही विक्रम। आरोही ये सुनकर चौंक गई। दरअसल विक्रम की खूबसूरती देखकर उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। आरोही से कुछ ऐसी खुशबू आती थी कि जैसे किसी ने बरसों बाद सूंघी हो। इस खुशबू से विक्रम को कुछ याद आने लगा। ये वही खुशबू थी जो उस रात उस होटल इंपीरियल के कमरे में महसूस हुई थी। अब विक्रम भी खुद के ऊपर काबू खोने लगा। वो उतना ही उत्सुक था जितना कि बेचैन। क्या ये वही लड़की थी जिसके साथ मैं उस रात था? क्या हम पहले मिल चुके? अब तक आरोही भी विक्रम में खो सी चुकी थी। उसका सवाल सुनकर आरोही होश में आई। अपने को संभालते हुए उसने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। आरोही ये मान ही नहीं सकती थी कि विक्रम जैसे इंसान से कभी अगर कोई मिले तो उसे कभी भूल पाएगा। उसे यकीन था कि वो विक्रम से कभी नहीं मिली थी।
आरोही की भी सांसें बढ़ चुकी थी और जैसे जैसे विक्रम करीब आ रहा था वो और फूलती जा रही थी। दोनों के होंठ मिलने ही वाले थे कि जाओ जाके सोफे पे सो जाओ। आरोही ने विक्रम की तरफ देखा तो उसे उसकी आंखों में कोई भी शर्म या दया नहीं दिखी। आरोही उससे पूछना चाहती थी कि उसने ऐसा क्यों किया, पर फिर उसने खुद को यह समझा लिया कि एक 25 साल के आसपास का आदमी जिसके पास दुनिया जहां की दौलत है लेकिन पूरी दुनिया उसे एक विकलांग के तौर पर देखती है, उस आदमी का दिमाग पूरी तरह से ठीक हो ये उम्मीद करना समझदारी नहीं है। ये आखिरी बार है जब तुम मेरी बिस्तर पर आई हो, ये बात याद रखना। जी। अभी अभी जो भी हुआ था उसे भूलकर आरोही अपनी मां के बारे में सोचने लगी। उसी के लिए तो वो ये सब कुछ कर रही थी। अब वो बस ये उम्मीद कर रही थी कि बहुत जल्द वो अपनी मां से मिल पाए। इस ख्याल की खुशी जहन में बिठा के वो चुपचाप सो गई। क्या हुआ? एक ही रात में अपने पति को भूल गई? ये आवाज तो विक्रम की ही थी, लेकिन उसका चेहरा कुछ अजीब लग रहा था। ये लो, ये पहन लो। हमारे खानदान का रिवाज है कि घर की नई बहू 3 दिन तक यही साड़ी पहनती है। विक्रम की ये बात आरोही ने सुनी तो, लेकिन वो किसी और ख्याल में गुम थी, क्योंकि उसने विक्रम का खूबसूरत चेहरा अपनी आंखों से पिछली रात देखा था। तो फिर ये भद्दा चेहरा कहां से आया? क्या उसने कोई नकाब पहना था? पर कोई इतना खूबसूरत होकर ऐसा भद्दा नकाब क्यों पहनेगा? दुनिया अपनी खामियां छुपाने के लिए तरह तरह की चीजें करती है, और यहाँ विक्रम इस बदसूरत नकाब के पीछे इतना खूबसूरत चेहरा छुपाए बैठा था। इस घर के बहुत से ऐसे राज हैं जो तुम्हें नहीं पता, और उन्हें ना ही जानो तो बेहतर रहेगा। विक्रम ने आरोही से कहा तो उसे लगा जैसे फिर से उसने उसके ख्याल पढ़ लिए हों। तुम यही कपड़े बदल सकती हो, मुझे तुम्हें देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर आरोही वहीं रुक गई और बिना कुछ कहे कपड़े बदलने लगी। विक्रम ने अपनी आंखें फेर ली थी, लेकिन वो उस कमरे की दूसरी ओर लगे आईने में आरोही को देख सकता था। उसकी नजर जब एक बार आरोही के बदन पर पड़ी तो वो अपने मन में चल रहे ख्यालों को रोक नहीं पाया। आरोही का शरीर उसके चेहरे की तरह ही खूबसूरत था। वो उसके शरीर को रोम रोम से आंक रहा था, और ये करते हुए उसे जो ख्याल आ रहे थे उन पर वो काबू नहीं कर पा रहा था। वो आरोही का बदन था जिसकी वजह से उसे वो ख्याल आ रहे थे, या कि उसकी खुशबू जो उसे लगातार किसी की याद दिला रही थी। इतने में दरवाजे पर एक नॉक हुआ और फिर दरवाजा खुला। विक्रम की मां इंद्रानी एक नौकर के साथ वहां पहुंची। तब जाकर आरोही को समझ में आया कि विक्रम का उसके गले पर काटना अपनी मां को यह समझाने के लिए था कि उनके बीच कुछ हुआ था, जो कि सरासर झूठ था। आरोही सोच रही थी कि विक्रम ने ऐसा क्यों किया होगा। तभी इंद्रानी उसके पास आई और बोली, बेटा अब जल्दी से इस घर के लिए एक बच्चा लेके आना, ताकि इस घर की खुशियां वापस लौट सके। विक्रम की हालत देखकर हमें ऐसा लगा कि इस खानदान ने विक्रम के साथ। इंद्रानी जो बात कहते कहते रुक गई थी वो आरोही समझ चुकी थी। हालांकि उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि कोई माँ अपने बेटे के बारे में ऐसा कैसे कह सकती थी। बेटा गलत मत समझना, विक्रम एक समय में बेहद खूबसूरत था, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे बेटे को कि उसे ये बीमारी लग गई। ये सुनकर आरोही के मन में और सवाल आ गए। विक्रम की माँ को भी नहीं पता था कि विक्रम असल में अब भी बेहद खूबसूरत है।
क्या ये व्हीलचेयर भी एक नाटक है? इन सारे सवालों के बीच उसे विक्रम की कही हुई बात याद आई। इस घर के बहुत से ऐसे राज हैं जो तुम्हें नहीं पता, और उन्हें ना जानो तो ही बेहतर रहेगा। अच्छा बेटा, हमारे खानदान में ये रिवाज है कि शादी के बाद दुल्हा दुल्हन लड़की के घर में जाके बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। विक्रम तो वहां नहीं जा पाएगा, पर तुम होके आओ, दोनों के हिस्से का आशीर्वाद लेके आना, और हम तुम्हारे साथ एक गाड़ी भेज देंगे। जी मम्मी जी। वो वैसे भी अपने मायके जाना चाहती थी, क्योंकि उसने उसके पिता महेश्वर की शर्त मानकर शादी कर ली थी। अब उसे महेश्वर से जाकर अपनी माँ के पते के बारे में पूछना था। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और जल्दी आना। मैं तुम्हें मिस करूं। मैं भी तुम्हें मिस करूंगी। अरे माँ, देखिए ससुराल से अपने घर अकेले कौन लौटा है? क्या हुआ? ससुराल वालों ने पहले ही दिन घर से फेंक दिया क्या? पग फेरे की रस्म के लिए भेजा है मुझे। वैसे परिवार और रिश्ते की तुझे क्या समझ है? आरोही ने अनन्या को चुप कराने के लिए जब रायजादा खानदान की परंपरा के बारे में बताया तो वो उसे और उकसाने लगी। जीजा जी नहीं आए? मैं भी कैसे सवाल पूछ रही हूँ ना। जीजा जब ना ऐसा चेहरा लेकर दुनिया के सामने कैसे आएंगे ना। वैसे आ भी जाते तो अपनी व्हील चेयर में कहाँ घूमते रहेंगे, है ना? वैसे कल रात तुम्हें नींद तो बहुत अच्छी आई होगी ना। जीजा जी ने तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं किया होगा। चलो अच्छा है, इस बहाने तुम हर रोज चैन की नींद तो ले पाओगी। तूने मुझे थप्पड़ मारा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हाँ। अनन्या, तुझे अक्ल है क्या नहीं? तेरी बड़ी बहन ससुराल से आई है और तो ऐसे लड़ाई कर रही है। उसने मुझे थप्पड़ मारा और तूने तो कुछ किया ही नहीं होगा, है ना? अरे जरा से 2 मिनट के लिए क्या मैं इधर उधर गई तो आरोही पे बदतमीजी करने लगी। ऐसा पहली बार हुआ था कि उस घर में अनन्या को किसी ने कुछ बोला हो। हमेशा से गलती किसी की भी हो, मार आरोही ही खाती थी। चल बेटा बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। 14 सालों में सुधा के मुंह से ये शब्द शायद पहली बार आरोही ने सुने थे। और बता बेटी, कैसा है तेरा ससुराल? तू तो अब बड़े घर की बहू हो गई। जरा हमें ही बता, ये बड़े खानदानी रईस लोग कैसे होते हैं? अनन्या पास में खड़ी होकर इस सब पर यकीन नहीं कर पा रही थी। अब तक आरोही भी नहीं कर पा रही थी, पर महेश्वर की इस बात से उसे एहसास हुआ कि ये सब सिर्फ एक नाटक है। पापा, विक्रम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है। वो मेरे कहने पर कुछ भी कर सकते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात। महेश्वर ने मुंह से लगभग लार टपकाते हुए कहा, जैसे अगर मैं उनसे कहूँ कि कोई उनसे सिर्फ अपने फायदे के लिए रिश्ता रखता है और वो रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है, तो वो तुरंत रिश्ता तोड़ देंगे। कितने घिरे हुए इंसान हैं आप लोग। पापा, मैंने सालों तक सब कुछ सहन किया है, इस उम्मीद में कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आप तो मेरी जिंदगी का सौदा कराए। और तो पूछ रही थी ना कि कल रात चैन की नींद आए कि नहीं। ये मिला है मुझे सुहाग रात में। अरे बेटा, ये पति पत्नी की बातें ये सबके सामने क्यों कर रही हो? ये पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, ये एक जानवर और इंसान का रिश्ता है, जहां जानवर मालिक है और इंसान उसका गुलाम। और जिसके लिए मैंने ये सब किया है वो कहाँ है? हाँ, कहाँ है मेरी माँ? आप लोगों ने कहा था ना, जब मेरी शादी हो जाएगी आप लोग मेरी माँ से मिलाएंगे मुझे। अभी तुझसे नहीं मिल सकती। क्या? लेकिन क्यों? महेश्वर को जवाब देने में जरा देर हुई तो सुधा बोल पड़ी। देख आरोही,
हम तुझसे प्यार से पेश आ रहे हैं, इसके बदले में तू हमारे सर पे चढ़ने की कोशिश मत कर। हम जो तुझे समझा रहे हैं उसको प्यार से सुन ले और समझ ले, वरना और भी तरीके हैं हमारे पास तुम्हें समझाने के लिए। हाँ तो आजमा लो ना। आज ये पहली बार तो नहीं है ना जो ये होगा। जितने भी तरीके हैं सब आजमा लो। अगर मैं आज अपनी माँ से नहीं मिली तो मैं अभी के अभी जाके विक्रम को तलाक दे दूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी आरोही। मैं जो चाहूं वो करूंगी। ठीक है, तो अपने मन की कर, मैं भी अपने मन की करूंगा। अगर तूने इस दहलीज से कदम बाहर रखा तो तुझे तेरी मां नहीं उसकी अस्थियां मिलेगी। महेश्वर और सुधा आखिर क्या खेल खेल रहे थे? अगर उन दोनों ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो क्या करेगी आरोही? और क्या रास्ता विक्रम के चेहरे का? 24 घंटे में अगर आप लोगों ने ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, तो जो हाल ऊपर कमरे में पड़े आदमियों का किया है वही हाल आप सबका करूंगा मैं। शर्त ये थी कि मेरी विक्रम से शादी होते ही आप मुझे मेरी माँ से मिलाएंगे। वो शर्त थी, लेकिन अब नई शर्त है। अब तू अपनी माँ से तब मिलेगी जब मेरा एक काम पूरा होगा। मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसका मैंने सालों से इंतजार किया था। बस एक बार विक्रम की साइन हो जाए उस पर, उसके बाद तुम अपनी माँ से मिल सकती हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें तलाक चाहिए या तुम्हारी माँ। अब अपनी माँ से मिलने के लिए उसके पास उस जानवर की पत्नी बने रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अचानक उसके दिमाग में एक खुराफात सूझी। अगर वो विक्रम को ये बता दे कि आरोही ने उससे शादी सिर्फ अपनी माँ से मिलने के लिए किया है और माँ से मिलते ही वो उसे छोड़ देगी, तो विक्रम उसकी खाल उधेड़ देगा। हालांकि अनन्या ये भी अच्छी तरह जानती ही थी कि उसके माँ बाप का बहुत सा फायदा इस शादी पर टिका हुआ था, लेकिन वो आरोही को बर्बाद करने का ठान चुकी थी। उसे उम्मीद थी कि इस बार जो अपना सामान लेकर अपने ससुराल लौटेगी तो उसे कभी इस घर में वापस नहीं आना पड़ेगा। सामान पैक करते हुए आरोही को ख्याल आया, कितनी अजीब बात है ना। आमतौर पर लड़कियां शादी करने के बाद अपने मायके आने को कितनी उतावली होती हैं, और एक मैं हूं जिसका अपने ही मायके में दम घुटता है। अगर ससुराल का ये वाहियात रिवाज ना होता और माँ से जुड़ी वो यादें ना होती तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। अरे अकेले अकेले पैकिंग कर रही हो, मैं कुछ मदद कर दूं क्या? राघव, तुम? वो राघव को कई सालों से जानती थी। राघव उसके पिता महेश्वर का मुलाजिम था, लेकिन वो आरोही को बिल्कुल पसंद नहीं था। राघव की नजर ही कुछ ऐसी थी कि आरोही असहज महसूस करती थी। दरअसल राघव बहुत ही बड़ा नशेबाज और जुआरी था। एक बार जब नशे के लिए उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने आरोही के घर से पैसे चोरी किए। हालांकि आरोही ने उसे देख लिया था और महेश्वर को सब कुछ सच सच बता दिया था, जिसके चलते राघव उस दिन अपनी नौकरी खो बैठा था। इसे यहाँ तक आने किसने दिया? आरोही ने मन मन में सोचा और सबसे पहला शक अनन्या पर गया। मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है तो बधाई देने चला है। वैसे सुना है कि तुम्हारा पति अपाहिज है। बड़े दुख की बात है। वैसे तुम सुहागरात तो नहीं बना पाई होगी तुम, है? मैंने सोचा मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। आओ मेरे पास, आओ ना, आओ। निकल जाओ यहाँ से, छुओ मत मुझे। राघव, ये क्या कर रहे हो? मेरे पास आ जाओ। मैं पापा को सब बता दूंगी। मेरे सीने से लग जाओ। छुओ मत मुझे। मेरे पास आ जाओ। मैंने कहा ना, निकल जाओ यहाँ से। पास आ जाओ। आरोही ने उसे दोनों पैरों के बीच एक जोरदार लात मारी थी। इस असहनीय दर्द से वो खड़ा नहीं रह सका, पर आरोही खुद पर गर्व महसूस कर रही थी।
क्योंकि अभी 2 दिन पहले उसके साथ जो हुआ था वो दोबारा होने से पहले ही उसने उसे रोक दिया था। हालांकि ये गर्व तुरंत ही डर में बदल गया, क्योंकि राघव की चीख सुनकर उसके 3 साथी कमरे में घुस आए। तेरी ये हिम्मत! छोड़ो मुझे! छोड़ दो मत उसको! छोड़ो मुझे! छोड़ दो उसे। वो और कोई नहीं पर खुद विक्रम था। उसकी व्हीलचेयर को एक बूढ़ा आदमी ढकेल रहा था। विक्रम! मेरी पत्नी को हाथ लगाने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग इन दोनों को निपटाओ और मैं अपनी आरोही को थोड़ा सा प्यार कर लेता हूं। आओ। आरोही को समझ नहीं आया कि राघव और उसके आदमियों को अचानक क्या हुआ। हालांकि उसे इतना तो समझ आ गया था कि ये विक्रम ने ही किया था, लेकिन कैसे किया ये आरोही की समझ से बाहर था। मैंने कहा था ना, हमारे खानदान में बहुत से राज हैं। जितना कम जानोगी उतना बेहतर रहेगा। शरण, जी सरकार। इन सब के हाथ काट दो और शरीर का वो हिस्सा भी जिससे इनकी गंदी नस्ल आगे बढ़ती। तुम पहले ही काफी कुछ देख चुकी हो, क्या ये भी देखना चाहती हो? नहीं। तो चलो यहां से। आज तक उसके लिए कभी किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। आरोही के मन में विक्रम के लिए इज्जत बढ़ चुकी थी। थैंक यू। अगर आज आप नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। तुम हमारे खानदान की बहू हो। मैंने जो कुछ किया अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए किया है। लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि विक्रम ने ये जो कुछ किया सिर्फ और सिर्फ खानदान की इज्जत बचाने के लिए किया था। अरे क्या हुआ मेरी बच्ची को? हाँ, मैंने सुना है कि कोई लड़के आए थे तुम्हारे कमरे में और तुमसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। भगवान का शुक्र है कि दामाद जी सही वक्त पर आ गए, वरना ये नालायक लड़के ना जाने मेरी बच्ची के साथ आज क्या कर बैठते। आरोही इस नाटक से खूब वाकिफ थी। 14 सालों से उसने ये नाटक रोज इस घर में देखा था। बंद कीजिए नाटक। थक नहीं जाती आप ये नाटक करते करते? तुम्हारी मजाक करने की आदत गई नहीं है बेटा। पता है दामाद जी, आरुषि बचपन से ही ऐसी है। कहने को ये मेरी सौतेली बेटी है, लेकिन मैंने इसमें और अपनी बेटी में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। बल्कि इसे हमेशा ज्यादा प्यार दिया है और इसीलिए शायद ये ज्यादा बिगड़ गई है। वो चाहती तो अभी ही उसका पर्दाफाश कर सकती थी, लेकिन अपनी माँ के ख्याल ने उसे रोक दिया। आपने कभी फिल्मों में जाने का सोचा है? कैसी बातें करते हैं आप दामाद जी? मैं और फिल्में? आपको सोचना चाहिए, क्योंकि एक्टिंग तो आप बहुत बढ़िया करती हैं। यहाँ बेकार में ही आपका टैलेंट वेस्ट हो रहा है। अरे दामाद जी, आप कब आए? अभी कुछ देर पहले, जब 4 लड़के आप ही के घर में आपकी बेटी के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे तब। जी हाँ, मुझे पता चला अभी। फिर भी आप अपनी बेटी के कमरे में जाने के बजाय चहकते हुए मुझसे मिलने आ गए। शर्म नहीं आती आपको? उसे अपनी साइड लेते हुए देखकर आरोही की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। नहीं दामाद जी, आप गलत समझ रहे हैं। जिस घर में मेरी पत्नी की कोई इज्जत नहीं, मैं उस घर का दामाद नहीं हो सकता। आप ही के घर में आपकी बेटी के साथ कोई ऐसी हरकत करे, यह आपकी नपुंसकता का सबूत है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ जो 14 सालों से वो अपने मन में दबाए बैठी थी, वो सब कुछ विक्रम कह रहा था। 24 घंटे हैं आपके पास। 24 घंटे में अगर आप लोगों ने यह पता लगाने की कोशिश नहीं की कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है,
तो जो हाल ऊपर कमरे में पड़े आदमियों का किया है वही हाल आप सबका करूंगा मैं। ये आप क्या कह रहे दामाद जी? प्लीज ये जुल्म हम पे मत कीजिए। ये जुल्म नहीं, इंसाफ है मेरी पत्नी के लिए। वो ये सोचकर खुश थी कि किसी ने उसके लिए आवाज उठाई थी। कौन हो सकता है ये? कहीं तुमने तो कुछ? अरे कैसी बातें कर रही हो, मैं जानवर नहीं हूं। दोनों इस बात से अनजान थे कि बंगले के ऊपर वाली मंजिल से अनन्या ये सब कुछ होते हुए देख रही थी। वो निराश भी थी और गुस्सा भी, क्योंकि वो फिर एक बार आरोही की जिंदगी बर्बाद करने में असफल हो गई। कुछ दिन पहले जो काम आरोही के बर्थडे की रात को अधूरा रह गया था वो अब भी अधूरा ही था। दांत बीचती हुई अनन्या अंदर की ओर चली गई। क्यों कर रही थी अनन्या ये सब? क्या वो रायजादा खानदान की बहू बनना चाहती थी या कुछ और था जो उसे चाहिए था? आखिर क्या राज था विक्रम का? बस एक बार ये 100 दिन पूरे हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम दूंगा कि तुम अपनी बाकी की जिंदगी बड़ी ऐशो आराम से काट पाओ। बस तब तक के लिए मेरे माँ और परिवार के सामने ये परफेक्ट बहू होने का बस नाटक करते हैं। गाड़ी में विक्रम के पास बैठी हुई आरोही थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ था वो याद कर रही थी कि कैसे वो जादुई तरीके से सही वक्त पर उसके घर पहुंच गया था जब वो उन 4 लफंगों के चंगुल में फंस चुकी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, विक्रम ने उसके बाप और सौतेली माँ के सामने उसके लिए आवाज उठाई थी। जिस घर में मेरी पत्नी की कोई इज्जत नहीं, मैं उस घर का दामाद नहीं हो सकता। गाड़ी रोको चरण, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। आरोही को समझ में नहीं आया कि विक्रम ने ऐसा क्यों किया। चरण के गाड़ी से बाहर जाते ही विक्रम ने अपने चेहरे से कुछ हटाया और इसी के साथ विक्रम का असली खूबसूरत चेहरा आरोही को दिखने लगा। अब जाकर आरोही को समझ आया कि उसका शक सही था। विक्रम वाकई में अपने चेहरे पर एक मास्क लगाता था। साथ ही साथ आरोही को यह भी समझ आ गया कि विक्रम अपना असली चेहरा सिर्फ उसे दिखाता है, वरना वो चरण को गाड़ी से बाहर नहीं भेजता। बस वो ये समझ नहीं पाई कि इसकी क्या वजह होगी। ये क्या है? हमारी शादी का कॉन्ट्रैक्ट, इस पर तुम्हारे साइन चाहिए। शादी का कॉन्ट्रैक्ट? आरोही अब तक ये बात सोच के खुश थी कि विक्रम ने उसके लिए आवाज उठाई थी और अब अचानक वही आदमी उसे शादी का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा था। विक्रम को समझ आ गया था कि आरोही के मन में क्या चल रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमारी शादी सिर्फ एक समझौता है जो हमें अगले 100 दिन तक निभानी पड़ेगी। चिंता मत करो, बस एक बार ये 100 दिन पूरे हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम दूंगा कि तुम अपनी बाकी की जिंदगी बड़ी ऐशो आराम से काट पाओ। बस तब तक के लिए मेरे माँ और परिवार के सामने ये परफेक्ट बहू होने का बस नाटक करते रहना। आरोही विक्रम को समझ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही विक्रम ने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को बहुत दर्दनाक सजा दी थी और अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात करके उसे सिर्फ नाम की पत्नी बना देना चाहता था। देखो, इसमें इतना सोचने वाली कोई बात नहीं। मैं जानता हूं कि तुमने मुझसे शादी इसलिए नहीं की कि तुम मुझसे प्यार करती हो या मैं तुमसे, तो ज्यादा चिंता मत करो, बस जल्दी से साइन कर दो। बेचारा चरण बाहर गर्मी में खड़ा है। दूसरी तरफ आरोही के घर पर महेश्वर और सुधा ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आरोही के साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे किसका हाथ था। उनका सबसे पहला शक अनन्या पर गया। तूने ऐसा क्यों किया? बता। मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो अनन्या, हम अच्छे से जानते हैं कि ऐसी घिनौनी हरकत करने से पहले तो एक दफे भी नहीं सोचेगी। तू जानती भी है तूने कितनी बड़ी गलती की है। अभी हमारे संबंध रायजादा खानदान से ठीक से बने ही नहीं थे कि तूने उसमें फूट डालना शुरू कर दिया। इसका अंजाम। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता कौन आया और आरोही के साथ क्या हुआ है।
मेरा यकीन मानिए, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। अनन्या थी तो महज 20 साल की, लेकिन उसके काम छठे हुए बदमाशों को भी शर्मिंदा करा देने वाले थे, क्योंकि सच ये था कि वो 4 लोग जो आरोही का फायदा उठाने आए थे, उन लोगों को अनन्या ने ही घर बुलाया था, क्योंकि 1 हफ्ते पहले आरोही की जिंदगी बर्बाद करने का उसका इरादा सपना ही रह गया था। और अब ये क्यों भूल रहे हैं कि उस आरोही ने राघव को नौकरी से निकलवाया था, तो उसे शायद उस चीज का बदला लेना होगा। और हाँ, आप लोग उस विक्रम से उतना डरते क्यों? वो अपाहिज विक्रम जो बिना किसी की मदद लिए यहाँ से वहां नहीं जा सकता, उससे इतना क्यों डरना है? अरे तू जानती भी तू क्या कह रही है? अगर विक्रम को पता चला ना कि तू उसके पीठ पीछे ऐसी बातें कर रही है, तो तेरे साथ साथ हमें भी मार देगा। दूसरी तरफ विक्रम गाड़ी में बैठे आरोही और अपनी शादी के कॉन्ट्रैक्ट पर आरोही के साइन करने का इंतजार कर रहा था। क्या सोच रही? जल्दी करो। इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने भी ये शादी मजबूरी में की थी। कुछ हालात ऐसे थे कि जब इस शादी का रिश्ता आया तो मैं मना नहीं कर सकी थी, क्योंकि हम दोनों ने ये शादी मजबूरी में की थी। मुझे नहीं लगता कि इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बदले में मुझे आपसे कोई मुआवजा चाहिए। दरअसल मेरे काम पे जाने का वक्त हो गया है और मैं साड़ी पहन के नहीं जा सकती, तो अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं यहीं पे कपड़े बदल लूं। आरोही रेंज रोवर गाड़ी की सबसे पीछे वाली सीट पर चली गई, जहां उसका बैग रखा हुआ था। वो विक्रम को पीछे देखने से मना करने जा रही थी, तभी उसे सुबह की उसकी कही हुई बात याद आ गई। तुम यही कपड़े बदल सकती, मुझे तुम्हें देखने में कोई दिलचस्पी नहीं। आरोही बिना कुछ ज्यादा सोचे अपने कपड़े बदलने लगी। जैसे ही विक्रम ने उसे तिरछी आंखों से कपड़े बदलते हुए देखा, उसने अपनी नजरें आगे की तरफ कर ली। आरोही ने वो लाल साड़ी अपने बदन से हटाना शुरू किया। धीरे धीरे जैसे वो अपने बदन से कपड़े हटाने लगी, उसकी खुशबू विक्रम तक पहुंचने लगी। खुशबू धीरे धीरे उसे बहकाने लगी और वो आरोही की तरफ देखने की इच्छा से अपने आप में लड़ने लगा। इस खुशबू में ऐसा क्या था जो उसे किसी चीज की याद दिलाते रहता था? ये विक्रम को अब तक नहीं समझ आया था। क्यों हर बार जब भी खुशबू उसे आती, अपने दिलो दिमाग पर काबू कर पाना उसे जंग जैसा लगता। ये जंग वो फिलहाल जीत रहा था, लेकिन आरोही अगर कपड़े बदलने में थोड़ा वक्त और लगाती तो शायद वो हार जाता। अरे मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? काम पर। काम पर? आप कब से काम पे जाने लगी? ये सब कुछ आप ही का तो है। मेरा कुछ नहीं है, मेरा सिर्फ ये है। हाय बेबी। अभी फोन क्यों किया तुमने? मैंने कहा था ना, जब मैं फोन करूं तभी बात करेंगे। सॉरी, आई नो तुम बहुत बिजी हो, लेकिन क्या करूं, मैं तुम्हें इतना मिस कर रही थी कि रहा ही नहीं गया। मैं क्या कह रही हूँ, चलो ना आज शॉपिंग पे चलते हैं। नहीं, आज थोड़ा मुश्किल है। ओहो राजवीर, इतना भी क्या मुश्किल है? बस थोड़ी देर के लिए शॉपिंग के लिए तो जाना है ना। प्लीज चल लो, प्लीज। शाम को 5 बजे मुझे उसी जगह मिलो जहां हम हमेशा मिलते हैं। ओके डन, बाय, सी यू। विक्रम थोड़ा असहज लग रहा था। ये बात चरण से छुपी नहीं। सरकार, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? कहो। आप ना आरोही मैडम के साथ ही रहा कीजिए। वो दूसरी मैडम ना थोड़ी। चरण। सरकार, मेरा बोलने का मतलब है कि आरोही मैडम थोड़ी सुलझी और सहज लगती है। वो दूसरी मैडम ना थोड़ी चालाक है। और जहां तक बात रायजादा खानदान के बहू की है, तो आरोही मैडम ही मुझे इस खानदान की बहू लगती है।
चुपचाप गाड़ी चलाओ चरण। जी सरकार। चरण समझ गया कि विक्रम इसके आगे और कुछ भी नहीं सुनना चाहता था, इसलिए वो बिना कुछ बोले गाड़ी चलाने लगा। देखते ही देखते शाम हो गई। मार्केट में एक लग्जरी कार आके रुकी। दरवाजा खोलकर विक्रम अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर उस गाड़ी से बाहर निकला। उसने अपने चेहरे पर मास्क भी नहीं पहना था। उसे देखते ही एक लड़की दौड़ती हुई उसकी तरफ आई और लपक के उसको बाहों में भर लिया। बेबी, बहुत इंतजार करवाया तुमने। आरोही के बर्थडे वाली रात जब विक्रम लड़खड़ाते हुए उस होटल में पहुंचा था तो उसे एक लड़की मिली थी। अगली सुबह घर आ जाने के बाद उसके नौकर ने उसे बताया कि उसे एक लड़की के पास से उसकी अंगूठी मिली जिसका नाम अनन्या था। जब ये बात विक्रम की मां इंद्रानी को पता चली तो उसने तुरंत ही अनन्या के घर रिश्ता भिजवा दिया, लेकिन उसके माँ बाप ने अनन्या की बहन आरोही के रिश्ते का प्रस्ताव उसके लिए भेजा। ये बात पता चलते ही विक्रम ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसे किसी पत्नी की जरूरत नहीं थी। अनन्या से शादी करने के लिए भी वो सिर्फ इसलिए तैयार हुआ था क्योंकि वो उस इंसान का एहसान चुकाना चाहता था जिसने उसकी जान बचाई थी। क्या मैं अपने जीवन में एक पोते का सुख नहीं देख सकती? प्लीज मेरे लिए, इस खानदान के लिए इस रिश्ते को मत ठुकरा। बहुत मुश्किल से किसी ने तुझसे शादी करने के लिए हाँ की है। प्लीज बेटा। छोड़ोगे भी या भीड़ में पकड़ के रखोगे? अनन्या की बात सुनकर विक्रम यादों से बाहर आया। विक्रम ने उसे तुरंत छोड़ दिया। तो शर्मा गए? अच्छा चल, कहाँ जा रहे हैं? पहले कॉफी फिर शॉपिंग। लेट्स गो। दूसरी तरफ आरोही एक क्लिनिक के बाहर पोस्टर्स लगा रही थी। इस क्लिनिक में वो काम करती थी। पोस्टर्स लगाते हुए वो सोच रही थी कि उसके साथ पिछले 2 दिन में जो हुआ वो दुनिया में कभी किसी के साथ ना हो। हालांकि उसने तय कर लिया था कि वो लौट के अपने घर नहीं जाएगी। अब वो सिर्फ अपनी माँ से मिलना चाहती थी, पर उसे पता था कि जब तक महेश्वर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल जाता तब तक वो उनसे नहीं मिलने वाली थी। वो इन सब ख्यालों में खोई हुई थी कि उसे एकदम से आवाज आई। ससुराल वालों ने एक ही दिन में घर से बाहर निकाल दिया। उसकी बात सुनकर आरोही पलटी। उसे इतना तेज गुस्सा आया कि वो उसे खींच के एक थप्पड़ मारना चाहती थी, लेकिन उसे इतने सारे लोगों के बीच तमाशा नहीं करना था। आरोही अनन्या को नजरअंदाज करके पलटने ही लगी थी कि उसकी नजर अनन्या की बाहों में बाहें डाले खड़े विक्रम पर पड़ी। उसे देखकर आरोही की दुनिया उलट पलट हो गई। अब क्या रिएक्ट करेगी आरोही? अगर अनन्या ने आरोही की और बेइज्जती की तो विक्रम क्या करेगा? क्या आरोही विक्रम से पूछ पाएगी कि वो अनन्या के साथ क्या कर रहा था? अदिति, अगले ही दिन तुम किसी गैर मर्द के साथ घूमने निकल गई। आप जाओ तो ठीक और मैं जाऊं तो गलत। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो यही लिखा। आरोही के पास 100 दिन तक विक्रम की बीवी बन के रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। राजवीर, ये मेरी बड़ी बहन आरोही। अभी 2 दिन पहले इसकी शादी हुई है, बहुत बड़े खानदान में, है ना आरोही? वैसे आरोही, शादी के 1-2 दिन बाद ही तुम काम पर आ गई। ससुराल में मन नहीं लग रहा था क्या? हाँ राजवीर, ये नाम सुन के आरोही ने विक्रम की तरफ देखा। उसके पास पूछने को कई सवाल थे। हाय राजवीर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं आरोही, आपसे भी मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। पक्का? चेहरे से तो आप गुस्से में लग रही। आरोही गुस्से में थी भी। कई सारे सवाल थे जिनके जवाब वो जानना चाहती थी। देखिए, बड़ी बहन होने के नाते मैं समझता हूं कि आप चिंता में होंगे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। बस लगभग 100 दिन बाद मेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं खुद आपके घर अनन्या का हाथ मांगने आऊंगा। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते। वैसे मॉम डैड ना बहुत खुश होंगे रिश्ता देख के। खैर, तुम अपना एक काम वाम करो, हम आते हैं वैलेंटाइंस डे की शॉपिंग करके, ठीक है? चलो। आरोही को अनन्या पर जितना गुस्सा आ रहा था उससे कहीं ज्यादा वो इस सोच में थी कि आखिर विक्रम चाहता क्या था। जब उनकी शादी 100 दिन में खत्म ही होने वाली थी तो वो उस बेशरम अनन्या के साथ राजवीर बन के क्यों घूम रहा था?
दोनों वहां से बाहों में बाहें डाल के निकले तो आरोही को यह देखकर थोड़ी जलन सी भी हुई। उसका मन तो बहुत कर रहा था कि जाके दोनों को अलग कर दे, लेकिन वो कोई बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहती थी। है आरोही, बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज वैलेंटाइन डे है तो आरोही क्या मेरे साथ डिनर पे चलोगी? आरोही जब से इस क्लिनिक में काम करने लगी थी तब से ही डॉक्टर मोहित उसके प्यार में पड़ गया था, पर मोहित ये नहीं जानता था कि अब आरोही की शादी हो चुकी थी। मोहित, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। आरोही, मैं तुम्हें कुछ करने के लिए फोर्स तो नहीं कर सकता। एनीवेज डिनर ना सही, घर तक तो ड्रॉप करने दो प्लीज, एक चांस। आरोही उसके साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे विक्रम और अनन्या के साथ में होने का ख्याल आया। उसकी अपनी शादी तो महज एक कॉन्ट्रैक्ट ही रह गई थी और सिर्फ घर तक ड्रॉप करने में क्या ही हर्ज है। जाने दो बे, मेरी बहन है ही ऐसी, आए दिन कोई भी लड़के के साथ घूमने की आदत है इसकी। बाहर निकलो गाड़ी से। हाँ, हम तो शॉपिंग के लिए जा रहे थे ना, मॉल। ये लो कार्ड, और चाहे जितनी शॉपिंग करो। पर तुम साथ चलो ना। जल्दी गाड़ी से निकलो, मुझे कहीं जाना है। कौन है ये पागल? अनन्या का बॉयफ्रेंड। उतरो गाड़ी से। क्या हुआ भाई साहब, क्या बात हो गई? आप चुप रहिए, बाहर आओ। ये क्या तरीका है? शादी के अगले ही दिन तुम किसी गैर मर्द के साथ घूमने निकल गई। आप जाओ तो ठीक है, और मैं जाऊं तो गलत। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो यही लिखा है। क्लॉज नंबर 3 रूल है, पढ़ लो। ये सुनकर आरोही को एहसास हुआ कि उसने गुस्से में कॉन्ट्रैक्ट साइन तो कर दिया था, लेकिन एक बार भी ध्यान से पढ़ा नहीं। उसमें साफ शब्दों में लिखा था कि वो जब तक विक्रम के साथ है तब तक किसी और मर्द के साथ नहीं हो सकती। आरोही के पास 100 दिन तक विक्रम की बीवी बन के रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। ठीक है, आप जैसे कहेंगे वैसे ही करूंगी। आरोही को याद आया कि विक्रम ने उसे कहा था कि इस घर में कई सारे राज हैं, जितना वो कम जानेगी उतना बेहतर होगा। आप अंदर नहीं जा सकते, ये सरकार का हुक्म है, और वैसे भी आपके लिए एक दूसरा कमरा ऑलरेडी तैयार कर दिया गया है। आरोही ये सुनकर चौंक गई, लेकिन उसे किसी भी चीज पर सवाल उठाने से बेहतर उसे एक्सेप्ट कर लेना समझा। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये कमरा तुम्हें दिया गया है, वरना मैं यहां कभी नहीं आता। दोनों किस्मत के फेरे से एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए थे। विक्रम के लिए खुद को संभालना और भी मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ये वही खुशबू थी जो उसे उस रात की याद दिलाती थी जब उसे किसी ने चमत्कारी तरीके से बचा लिया था। तुम
तुम्हारा ये नाटक ना मुझ पे नहीं चलेगा। मैं उन बाकी मर्दों की तरह नहीं हूं जो तुम्हारे आगे पीछे नाचते हैं। हटो। आरोही विक्रम को करारा जवाब देना चाहती थी, लेकिन जिस इंसान के अंदर इतना जहर भरा हो उससे बहस करने का क्या फायदा। सिर्फ 100 दिन की बात है, जहां अपने ही घर में जिल्लत की जिंदगी जीते हुए 14 साल गुजार दिए, वहां इस घर में 100 दिन गुजारना कितना ही मुश्किल होगा। So beautiful. अच्छा हुआ तू यहाँ ले आई, वरना मैं तो यहाँ आना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ओ कम ऑन, ये सारे तो पुराने वाले घर की जो बढ़िया डील हुई है उसी के पैसे पे अय्याशी हो रही है। Okay, come we'll go there. There's the table. That's our table. That's our table. Excuse me. अगर आपका खाना वगैरह हो गया हो तो ये टेबल क्लियर करवा देंगे, हमने रिजर्वेशन की है। उत्कर्ष, साक्षी, तुम लोग? हाँ तुम, इसमें चौंकने वाली क्या बात है? हम तो यहाँ हर हफ्ते आते हैं। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्योंकि इस जगह आने की तुम्हारी औकात तो है नहीं, दूसरों की जगह लेने की तेरी पुरानी आदत गई नहीं। हाँ, आरोही बहुत गुस्से में थी। साक्षी उसकी कजन बहन थी और वो जिस लड़के के साथ थी वो आरोही का पहला प्यार उत्कर्ष था। दोनों की सगाई भी होने वाली थी, लेकिन सगाई से कुछ दिन पहले आरोही ने उत्कर्ष को साक्षी के साथ रोमांस करते हुए पकड़ लिया था। आरोही ने वो सगाई तोड़ दी। तब से आज तक उसने दोनों की शक्ल नहीं देखी थी। क्या हुआ मैम? पूजा ने मैनेजर को समझाते हुए कहा कि उन्होंने ये टेबल रिजर्व करी थी, पर ये लोग हटने को राजी नहीं है। सर, मैम, आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो, आप चाहे तो कोई भी टेबल ले सकते हो। ये टेबल इन्होंने बुक किया है। अगर आप तू मुझे यहाँ से उठ के जाने को कह रहा है? महीने में 10 बार से ज्यादा आता हूँ यहाँ पे, लाखों रुपए खर्च करता हूँ। क्या चाहते हैं, यहाँ आना बंद कर दूं मैं? अपने मालिक को ना जवाब देते फिरना कहीं कि लाखों का नुकसान अचानक से कैसे हो गया। सिक्योरिटी, क्या हो रहा है यहाँ? उनकी बातें सुनकर आरोही को पता चला कि ये रेस्टोरेंट विक्रम का ही था। आरोही को अनन्या को देखकर जितना गुस्सा आ रहा था, उतना ही विक्रम को देख के अच्छा महसूस हो रहा था। उसकी पिछली रात की हरकत के बावजूद भी विक्रम के पूछने पर पूजा ने उसे पूरी बात बताई। मामला समझने के बाद विक्रम ने सदाकांत को नौकरी से निकालने का फैसला किया। इसमें सदाकांत की क्या गलती है? ये आरोही और साक्षी दोनों मेरी बहन है और सालों से बनती भी नहीं है दोनों की। तुम्हें करने की जरूरत नहीं थी। तुम यहाँ, आज से तुम यहाँ के नए मैनेजर, और यहाँ सबके लिए एक समान रूल्स है। और हाँ, ये ध्यान रहे, अगर कोई रेगुलर कस्टमर यहाँ बदतमीजी करने की कोशिश करे ना, तो उसे लात मार के बाहर फेंक दे। उत्कर्ष, छोड़ो मुझे, मुझे बाहर जाने दो, मुझे भी बचाओ, छोड़ो मुझे। तुम ठीक हो? नहीं, विक्रम नहीं। विक्रम और आरोही अब आमने सामने खड़े थे। एक बार फिर विक्रम ने उसकी जान बचा ली थी। क्या ये सब? शर्म नहीं आई तुझे अपनी बहन के बॉयफ्रेंड के साथ ये सब करते हुए? हाँ, आज के बाद मेरे राजवीर के आसपास भी दिखी ना तो तेरे पति को सब बता दूंगी मैं। फोन निकाल, रिकॉर्ड कर और भेज दे मेरे पति को। आरोही की इस हरकत पर विक्रम का क्या रिएक्शन रहेगा,
अब क्या करेगी अनन्या? क्या विक्रम कभी ये बात जान पाएगा कि उस रात को होटल में असल में आरोही ही थी जिसने उसकी जान बचाई थी? वो 24 घंटे अब पूरे हो चुके, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। चरण महेश्वर को पकड़ने ऑलरेडी निकल चुका है। अगर तुम अपनी माँ को सलामत देखना चाहती हो तो जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना हो। इसलिए आरोही के पास महेश्वर की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन बाकी नहीं था। उस क्राउडेड रेस्टोरेंट में जब अनन्या ने देखा कि आरोही ने उसके बॉयफ्रेंड राजवीर को किस कर लिया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा, साथ ही साथ उसे हैरानी भी हो रही थी कि आखिर राजवीर आरोही को किस करने से रोक क्यों नहीं रहा था। ये तूने क्या किया है? अनन्या के बॉयफ्रेंड को किस कर दिया और उसको बोला कि उसकी फोटो खींच के भी भेज दे। अगर वाकई वो भेज देता तो तुझे पता है क्या होता? आरोही वहीं खड़ी पूजा की बातें सुन रही थी। कहीं ना कहीं डर तो उसे भी लग रहा था, लेकिन आरोही के मन में ये बात भी थी कि आखिरकार उसने किस तो अपने पति को ही किया था। तू इनसे बातों को छोड़, तेरी पार्टी किसी और दिन करेंगे। और अब तो मुझे खाना खाने का मूड भी नहीं हो रहा है। अभी अभी जो तमाशा हुआ था उसके बाद अब पूजा का भी सेलिब्रेट करने का मन नहीं था। दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकले और बाय बोलकर अलग हुए। आओ बैठो। आरोही को पता था कि जब तक उसे अपनी मां नहीं मिलती तब तक उसे महेश्वर को झेलना पड़ेगा, इसलिए वो बिना कोई बहस किए अंदर बैठ गई। महेश्वर ने राख से भरा कलश आरोही को दिखाया। उसे देखते ही आरोही चौंक गई। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये राख तुम्हारी माँ की राख भी हो सकती है। महेश्वर जानता था कि आरोही को डराकर अपना काम करवाने के लिए इतना बोलना काफी था। आपके बोलने पर शादी की है मैंने। अब क्या चाहते हैं आप? अपने सर फिरे पति को जाकर बोल, तुम पर अटैक करने वाले गुंडों को ढूंढने के लिए जो उसने 24 घंटे दिए थे ना, मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाया हूं। और अब 24 घंटे हो गए, मुझे डर लग रहा है कि वो मेरे साथ कुछ कर ना दे। उसको जाकर बोल ये मैटर बंद करने के लिए। और वैसे भी तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम तो अच्छी हो। अगर तुम अपनी माँ को सलामत देखना चाहती हो तो जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना होगा। आरोही को किसी भी हाल में अपनी माँ को सेफ रखना था। आखिरकार इस पूरी दुनिया में वही एक उसकी अपनी थी। इसलिए आरोही के पास महेश्वर की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन बाकी नहीं था। परेशान आरोही सीधा घर चली गई क्योंकि वो जल्द से जल्द विक्रम से कांटेक्ट करना चाहती थी। लेकिन घर आने के बाद उसे नौकरों से पता चला कि विक्रम अभी घर नहीं आया था। आरोही को एहसास हुआ कि उसकी और विक्रम की शादी को 2 दिन हो गए, लेकिन उसके पास विक्रम का नंबर तक नहीं है। आरोही ने घर के नौकरों से नंबर लेना चाहा, लेकिन किसी भी नौकर के पास विक्रम का नंबर नहीं था। आरोही को याद आया कि चरण विक्रम का सबसे वफादार नौकर है, उसके पास जरूर उसका नंबर होगा। लेकिन चरण के बारे में पता करने पर आरोही को पता चला कि वो भी किसी काम से बाहर गया हुआ था। उसके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने अपनी बहन अनन्या को कॉल किया। अनन्या, राजवीर है क्या तुम्हारे साथ? शर्म बची है थोड़ी आरोही तुम में? इतना सब करने के बाद तुम राजवीर के लिए फोन कर रही हो? बेशर्म। आरोही की बात सुनते ही अनन्या का गुस्सा, जो अभी किस वाले इंसिडेंट के बाद ठीक से शांत हुआ भी नहीं था, कि वो अब सीधे 7वें आसमान पर चला गया। आरोही खबरदार, जो मुझे फोन किया अब फोन करने की तुम जुर्रत मत करना। अनन्या को इस तरह से बातें करता सुन राजवीर ने अनन्या के हाथ से मोबाइल ले लिया। अनन्या, मुझे बस ये जान। आरोही ने जैसे ही फोन पर राजवीर यानी अपने पति विक्रम की आवाज सुनी, वो 2 सेकंड के लिए कहीं खो गई। क्या काम है, बोलो। आरोही पहली बार फोन पर विक्रम की आवाज सुन रही थी और ये आवाज उसे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। राजवीर, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। अभी भेजियो, शाम को घर आकर बात करूंगा। विक्रम की बात सुनकर आरोही ने बिना कोई बहस किए फोन रख दिया। वो सोचने लगी कि विक्रम को कन्विंस कैसे करेगी। काफी देर तक सोचने के बाद उसे ख्याल आया कि क्यों ना वो विक्रम के लिए उसका मनपसंद खाना बनाए। शायद इस बात से खुश होकर वो उसकी बात मान जाए। विक्रम के आने से पहले आरोही ने पूरा खाना बनाकर उसे अच्छे तरीके से डाइनिंग टेबल पर सजा दिया।
विक्रम जैसे ही घर आया तो उसे खाने की खुशबू आने लगी। उसने देखा कि टेबल पर कई ऐसी चीजें थी जो उसके पसंद की थी। उसने अपने नौकरों से पूछा, खाना किसने बनाया? तो सारे नौकरों ने अपनी आंखों से आरोही की तरफ इशारा किया। विक्रम जल्दी से फ्रेश होकर खाने की टेबल पर बैठ गया और खाने पर टूट पड़ा। बहुत दिनों बाद विक्रम को ऐसा लगा कि उसने घर का खाना खाया था। खाना तो पसंद आया था, लेकिन साथ ही उसे आरोही के फोन कॉल वाली बात याद आ गई। इतना क्या इंपॉर्टेंट काम आ गया था जो मुझसे बात करने के लिए तुमने अपने बहन के फोन पे कॉल किया? मुझ पे अटैक करने वाले लोगों के बारे में पता लगाने के लिए आपने जो मेरे पापा को काम दिया था, उस मैटर को क्लोज कर दीजिए। वैसे भी मैं अब सेफ हूँ, तो इस मैटर को बढ़ा के मैं अपने पापा की मुश्किलें नहीं बढ़ाना चाहती। वो 24 घंटे अब पूरे हो चुके, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। चरण महेश्वर को पकड़ने ऑलरेडी निकल चुका है। और हाँ, ये मत सोचना कि आज तुमने मेरे लिए ये डिनर बनाया तो मैं अपनी बात बदल लूंगा। मेरा डिसीजन नहीं चेंज होगा। विक्रम की बात सुनकर आरोही को समझ आ गया था कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, विक्रम उसकी बात नहीं मानेगा। सॉरी माँ, मेरी लाख कोशिशों के बाद भी मैं आपको सेफ नहीं रख पाई। सिर्फ एक दिन ऐसा खाना बनाने से कुछ नहीं। अगर तुम अगले 30 दिन इसी तरह डिनर बनाती रही तो मैं अब शायद तुम्हारी बात मान लूं। बिल्कुल, मैं 30 दिन क्या, 2 महीने, 4 महीने, इनफैक्ट पूरी लाइफ तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए रेडी हूँ। इतना बोलते ही आरोही रुक गई। उसे याद आया कि ये शादी 100 दिनों के कॉन्ट्रैक्ट की थी। आरोही की बात पूरी होने पर विक्रम ने चरण को कॉल किया और महेश्वर को कुछ ना करने का ऑर्डर देकर फोन काट दिया। आरोही को इस बात की खुशी थी कि विक्रम ने उसकी बात मान ली और महेश्वर भी उसकी मां को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। विक्रम की तरफ अट्रैक्ट होती हुई आरोही की फीलिंग गुस्से में बदल गई। हेलो, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है ऐसे कभी भी मुझे कॉल मत किया। राजवीर, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। प्लीज मुझे मिलने आ जाओ ना। बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ, मेरे आने से क्या बदल जाएगा? अनन्या जानती थी कि राजवीर इतनी आसानी से नहीं मानेगा। राजवीर, तुम्हें याद है जब मैंने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचाई थी? तब से भी तबीयत ठीक नहीं रहती, बुखार आते जाते रहता है मुझे। और देखो, आज भी मुझे बुखार आया हुआ है, तब रही हूँ मैं बुखार में। अनन्या की बात सुनकर विक्रम उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि उस रात अनन्या ने ही उसकी जान बचाई थी। विक्रम अनन्या से मिलने के लिए रेडी हो गया। जब उसने अनन्या से पूछा कि उसे कहाँ मिलने आना है, तो अनन्या ने उसे होटल पर्ल के रूम नंबर 501 में आने को कहा। हेलो डॉक्टर मोहित। आरोही, जल्द से जल्द हमें पर्ल होटल जाना होगा। हमारे रेगुलर कस्टमर शर्मा जी वहाँ पर हैं और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ वहाँ जाना होगा। ओके डॉक्टर मोहित, मैं अभी आती हूँ। आरोही अपने काम को लेकर बहुत सीरियस थी, क्योंकि वो किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करती थी और यही काम उसके लिए एक इनकम का जरिया था। आरोही इस बात से अनजान थी कि उसका पति विक्रम और अनन्या भी इसी होटल में मिलने वाले थे। आरोही ने मोहित से पेशेंट का रूम नंबर पूछा तो मोहित ने बताया कि वो 502 में रुके हुए हैं। दोनों सीधा पेशेंट के पास गए। अपने काम में एक्सपर्ट आरोही ने अच्छी तरह से पेशेंट की ट्रीटमेंट की। इंजेक्शन के लगते ही पेशेंट की हालत में थोड़ा सुधार आया। अपना काम खत्म करने के बाद आरोही और मोहित दोनों अभी रूम नंबर 502 से निकलकर बाहर जा ही रहे थे कि आरोही की नजर 501 कमरे की तरफ गई। तुम इतनी रात को इस आदमी के साथ यहाँ क्या कर रही हो? नहीं सर, हर कोई एक जैसा नहीं होता और न ही एक ही मकसद से कहीं आता है। आप जो यहाँ करने आए थे, मैं वो करने तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आई थी। आरोही के मन में कई बातें चल रही थी। अभी थोड़ी देर पहले बैठकर मेरे साथ खाना खा रहे थे और अभी मेरी बहन के पास आ गए।